हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके साथ आरटीपी लेकर एफएम और एसएम की। दोस्तों इस बार की आरटीपी में भैया एफएम में तो मजा आ गया। इंस्टीट्यूट ने दो तीन पॉइंट्स ऐसे बढ़िया बढ़िया डाले गए इस बार की आरटीपी में, भाई साहब देख के दिल आनंद में हो गया। अब मैं चाहूंगा आप भी उन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है आरटीपी के सेम क्वेश्चन या आरटीपी के सेम पॉइंट्स आपके पेपर में वापस से रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपके साथ आज के सेशन को करता हूं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ठीक है, चलिए। तो सर सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है केस सिनेरियो का। ये जो बेटा केस सिनेरियो है ये हमारे कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का टॉपिक का है। आइए पहले इसको गो थ्रू करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, इसमें एक दो पॉइंट तो भाई साहब बहुत जबरदस्त डाले हैं इंस्टीट्यूट ने, जहां पर वो उम्मीद करता है कि आप बच्चे उनको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए। मेन इसमें एक दो पॉइंट्स ही है जिसमें मेन फोकस है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है, आइए देखते हैं। Mint Technologies startup in the IT infrastructure space is planning to enter the computer networking market with a specialized offering VPN connectivity solution for enterprises with distributed office networks. Company recently won a significant tender from a major national bank to set up secure VPN across 100 branches. The leadership team is excited but cautious as this move requires significant upfront investment and ongoing operational capability. तो देखिए जी, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। हमें क्यों, कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है 100 ब्रांचेस में उनको कुछ सेटअप लगाना है अपना नेटवर्किंग का जो भी है। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। सो दैट इज द पॉइंट। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू हैव बीन हायर्ड एज अ कंसल्टेंट। तो आप बन गए हैं इस कंपनी के कंसल्टेंट। आइए बेटा आप देखते हैं। They have forecasted their numbers for 5 years and they have assumed that they will grow at industry average 3% afterward. तो कंपनी का डेटा बेटा 5 साल का हमारे पास रहेगा, यानी कि हम तो 5 साल के लिए मेनली कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर ये सबसे पहला पॉइंट आ गया, लाइफ 5 साल दे दिया। सर उसके बाद क्यों नहीं बेटा, उसके बाद तो आपको बोल दिया 3% आफ्टरवर्ड्स, तो ये मतलब परपीचुटी बन गया। इसके बाद आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। मिंट विल इन्वेस्ट ऑल मनी फॉर कैपेक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। सारा पैसा बेटा कंपनी लगाएगी जितना भी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है। प्लानिंग टू इशू 50 मिलियन शेयर्स इन ल्यू ऑफ द अमाउंट, और इसके बदले लगभग 50 मिलियन शेयर इशू करेगी बेटा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख। Mint will have to keep upgrading the infrastructure and equipment to cover different offices of various clients. अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। Mint expect an initial investment of around 150 million। भैया 150 इंटू 10 लाख, यानी कि अपन इसको अपनी भाषा में बोले तो 1500 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे इन नेटवर्क एक्सेस एज अ इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिसेस। कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट एडिशनल 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब बेटा 100 लाख हो गए आपके एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू ग्रो एट 10% एवरी ईयर। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हर साल 100 लाख रुपए लगेंगे जो आपके 10% से ग्रो करेंगे, जो आपके 10% से बेटा बाय डिफॉल्ट ग्रो करते रहेंगे। ओके, यानी कि पहले साल 100, फिर अगले साल क्या होगा बेटा, इसमें 10% 110 लाख, फिर अगले साल 10% 121 लाख, फिर अगले साल 10% एंड सो ऑन, ये बढ़ता रहेगा। आगे कहता है इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वेरीज विद द नंबर ऑफ ब्रांचेस और ऑफिसेस। दिस वेरीज विद टाइम एंड करंटली इट इज 0.1 मिलियन पर ऑफिस। बेटा 0.1 मिलियन को 10 लाख से करोगे तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए एक ऑफिस का हो गया। Initially, Mint has won a tender of 100 branches of a bank and expecting to grow at 30% for next 5 years. भाई अभी 100 ब्रांचेस हैं और हम हर साल 30% ग्रो करेंगे। तो अगर हम नंबर्स निकालें, अभी पहले साल 100 है, फिर बेटा 30% ग्रो करके अगले साल हमारे पास हो जाएंगे 130 ब्रांचेस, फिर 30% और ग्रो करेंगे अगले साल 169 ब्रांचेस, फिर 30% ग्रो करेंगे, आता है 219.7।
अब देखो लॉजिकल है, ब्रांच आपकी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो इंस्टीट्यूट ने भी माना है आप कंप्लीट नंबर लेंगे 219, आप बेटा 0.7 भी नहीं लेंगे क्योंकि इट कांट बी पॉसिबल। फिर आप 30% और ग्रो करेंगे, अगेन ये 284.7 है तो अपन 284। तो इतनी ब्रांचेस हमारे पास हर साल लगभग लगभग कवर होने वाली हैं। ओके, आगे बोला गया मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट एंड 15% फॉर नेटवर्क। तो भाई दोनों का अलग अलग मेंटेनेंस है। अब दोनों का बेटा मेंटेनेंस अलग अलग है तो हमें पहले दोनों के अमाउंट्स निकालने पड़ेंगे जिसके बेस पर मेंटेनेंस भी निकलेगा। ओके, नेक्स्ट इट सेज हैंडल ऑल करंट मैन पावर कॉस्ट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब बेटा 10 लाख रुपए आपका मैन पावर कॉस्ट हो गया। अभी Mint has entered into an agreement with the local authority and has agreed to share 5% of the revenue with the same। तो भाई 5% ऑफ द रेवेन्यू ये भी मेरा एक एक्सपेंस हो गया। ओके, तो अगर मैं अपने एक्सपेंसेस की बेटा अभी तक बात करूं तो एक मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस है, एक ये वाला एक्सपेंस है और एक ये वाला, तीन मेरे एक्सपेंसेस हैं जो अभी हमारे पास दिख रहे हैं। मैं अपने एक्सपेंसेस को इस साइड लिख देता हूं ताकि हमें दूर से दिख जाए। तो बेटा ये हमारा एक्सपेंस है जो हमें रेवेन्यू नेचर का क्वेश्चन ने अभी तक बताया है। मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 0.5 मिलियन पर ऑफिस। एक ऑफिस से 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन का मतलब बेटा 5 लाख रुपए हो गए। एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव, नॉट गोइंग टू इंक्रीज विद इन्फ्लेशन। और ये जो पर ऑफिस का जो रेवेन्यू है ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये मेरा बाबू रेवेन्यू का आ गया पॉइंट एक, और यहां से मेरा बेटा खर्चे वगैरह भी निकल पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रो 10% एवरी ईयर। लो जी भैया, जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सब बढ़ेंगे। टैक्स स्लैब इन द कंट्री इज 30, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड नेटवर्क 10%, डिस्काउंटिंग रेट 20। तो भैया ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी मेरा एक्सपेंस आ गया। ऑल अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सेटअप कॉस्ट फ्रॉम ईयर 1। तो आपको ये मानना है जो भी खर्चा है ईयर 1 से यानी कि टाइम से होगा। ओके, अब दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है बेटा हमारे एसेट्स की कैलकुलेशन करना और उसके बेस पर बाकी काम करना। तो अगर हम देखें, देखो रेवेन्यू निकालना बड़ा आसान है। ये आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच का 5 लाख रुपए का रेवेन्यू है। तो आप इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर साल का रेवेन्यू आ गया। फिर रेवेन्यू का 5% आप ये वाला एक खर्चा ले लेंगे। मैन पावर कॉस्ट आपके पास है, तो ये बेसिक खर्चे हैं। अब इसमें समस्या क्या है फिर? सर समस्या है ये मेंटेनेंस कॉस्ट और ये आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करेंगे हमारे एसेट्स पर, और एसेट्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी गई है जिसके बेस पर अब हमें सारी कैलकुलेशन आपके साथ करनी है। तो गाइस, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन? चलिए मैं आपके साथ यहां पर वो कैलकुलेशन समझाता हूं। तो ये हम मानते हैं बेटा ईयर 0, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। यहां पर हम देखेंगे हमारा कितना कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क में, पहले नेटवर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास नेटवर्क की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो बेटा नेटवर्क में आपके पास क्या क्या हो रहा है? तो सर नेटवर्क में हमारे पास इनिशियली 150 लाख यानी कि 1500 लाख लगे, सॉरी 150 मिलियन, और साथ साथ ये 100 लाख लगे। तो इसका मतलब अपने पास कुल मिलाकर सबसे पहले इनिशियली 1600 लाख रुपीस लग गए। इनिशियली बेटा सबसे पहले अपने पास 1600 लाख रुपीस लग गए। अगर हम इसका भी फर्दर ब्रेकअप करके लिखे आपके लिए तो इट्स अ 1500 लाख प्लस 100 लाख। तो ये आपके पास 1600 लाख का पहला इन्वेस्टमेंट आपका रेडी हो गया। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आपको क्या बोला गया था, आइए जरा समझते हैं। ये जो 100 लाख रुपए हैं ये तो हर साल 10% बढ़ते चले जाएंगे। ये 100 लाख रुपए हर साल बच्चा 10% आपके बढ़ते चले जाएंगे।
ओके सर। इसके अलावा आपको बोला था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये वाले खर्चे भी 10% हर साल बढ़ेंगे। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 10% बढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं आपके पास ईयर 1 के एंड पर देखूं हमारे पास खर्चा क्या होगा, तो ईयर 1 के एंड पर आपके पास पहले 1600 लाख रुपए का था, ये हमारा क्यूमुलेटिव आएगा, या मैं पहले एडिशनल निकाल लेता हूं हमारा खर्चा कितना है, फिर टोटल निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें बेटा हमारा एडिशनल पैसा कितना, तो एडिशनल पैसा अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 100 लाख का 10% आपका एडिशनल लग जाएगा। 100 लाख का 10% एडिशनल लगेगा, यानी कि आपके पास बेटा कितना हो गया? 100 लाख का 10% इज 10 लाख रुपीज। पहले इतना पॉइंट समझ में आया? बोलो जी। तो बच्चा हमारे पास अगले साल क्या होगा? 1500 लाख। अच्छा एडिशनल निकाल रही है तो 100 लाख पहले दोबारा लगाने हैं प्लस 10%, 110 लाख और लग जाएंगे। 110 लाख और लगेंगे, फिर अगले साल 110 लाख का वापस से 10% और लग जाएगा, यानी कि 121 लाख रुपीज लगेंगे। फिर बच्चा 121 लाख का फिर से 10% और लगेगा, तो अगर 10% और लगाएंगे तो बेटा 133.10 लाख और लग जाएंगे, और फिर इसका 10% और लगेगा तो आपके पास ये आता है 146.41 लाख। ये आपके पास सबसे पहले एडिशनल वाला अमाउंट आ गया जो हमें हर साल खर्च करने पड़ेंगे। अब आप देखिए ये 1500 लाख इनिशियल सेटअप कॉस्ट है डिफरेंट ऑफिसेस की। हर साल एवरी ईयर, यहां पर देखिए बेटा ये वाला खर्चा एवरी ईयर होना है, तो 10 लाख होगा, साथ में 10%। यहां भी सेम बात बोली थी, 10%, ऊपर भी बोली, तो अपन ने एक 10% लगाएंगे बेटा, दोनों सेम ही बोल रहे हैं। तो अपन ने ये 10% हर साल ग्रो कर दिया। आपको बोला था ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सेटअप फ्रॉम ईयर 1, तो आपको तो बेटा ईयर 1 से लेकर चलना है। तो यानी कि अपन यहां टाइम जीरो वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आप ईयर 1 से मान के चले। तो बेटा अब हम यहां पर मानेंगे 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ईयर के बिगिनिंग में मानेंगे हम, तो बेटा इन्वेस्टमेंट ईयर के बिगिनिंग में तो आप टाइम 0 1 2 3 4 कर दो, या 1 2 3 4 5 जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है जी। ओके, ये ईयर 1 का बिगिनिंग। अब आप यहां से बताइए हमारा टोटल नेटवर्क का कॉस्ट कितना। तो यहां पर आपका 1600 लाख है, यहां पर हो जाएगा बेटा 1710 लाख, फिर आपके पास 121 और जुड़ जाएगा तो 1831 लाख, फिर ये वाला नंबर जुड़ेगा तो 19641.10 लाख, और ये वाला नंबर जोड़ देते हैं 2110.51 लाख। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारा नेटवर्क का अमाउंट। अब इस नेटवर्क के अमाउंट के बेस पर क्या हम अब अपना डेप्रीसिएशन और मेंटेनेंस निकाल पाएंगे? आंसर इज यस। तो भाई आप इनका जो परसेंटेज डेप्रीसिएशन और मेंटेनेंस का बोला है वो लगाते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा डेप्रीसिएशन का और मेंटेनेंस का। ये बात करी मैंने नेटवर्क की। अब बात करेंगे बेटा इक्विपमेंट की। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द इक्विपमेंट पार्ट। अब ये थोड़ा आपको और ध्यान से देखना है बच्चा। इक्विपमेंट के लिए आपको बोला था 1 लाख रुपए एक ऑफिस का लगेगा। ध्यान से देख लीजिए, 1 लाख रुपए एक ऑफिस में खर्च होगा। हमने कहा ओके साहब, ये बात समझ में आती है, और ये पैसा 10% बढ़ना भी है, मतलब इसका जो इन्फ्लेशन है वो 10% है। तो आइए जरा, अगर मैं पहले साल में बात करूं तो हमारे पास 100 ब्रांचेस हैं। 100 ब्रांचेस में आपका 1 लाख रुपए लगेगा, तो पहले साल तो हमारा इक्विपमेंट में 100 लाख रुपीस खर्च होंगे। पहले साल इक्विपमेंट में 100 लाख, फिर उसके बाद सर अब अगले साल हमारे पास एक तो 10% का ग्रोथ है, मतलब
अब एक ब्रांच का कॉस्ट 1 लाख से बढ़ के 1.1 लाख हो गया, एक ब्रांच का कॉस्ट 10% बढ़ के 1.1 लाख हो गया। उसके अलावा अब हमारी कितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ गई, 30 ब्रांच एक्स्ट्रा। तो 30 ब्रांच का 1.1 लाख के हिसाब से ये एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 30 ब्रांचेस एक्स्ट्रा आई हैं। एक ब्रांच का बेटा 10% इन्फ्लेशन के बाद 1.1 लाख बनता है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट वी हैव टू स्पेंड। तो अब मेरा एक्सपेंडिचर बेटा कितना होगा, तो 30 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का 1 लाख प्लस 10%, सो दिस वुड गिव मी 30 लाख इंटू 1.10, तो 30 इंटू 1.1 बेटा 33 लाख रुपीज आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उसके अगले साल क्या होगा सर, अब कितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हो गई, अब हमें यहां से कंपेयर करें तो 39 एक्स्ट्रा ब्रांचेस हमारे पास हैं बच्चा। 39 एक्स्ट्रा ब्रांचेस हमें और इन्वेस्ट करनी है, बट अब रेट कितना सर, 1.10 में 10% और जुड़ जाएगा, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि 1.21 लाख के हिसाब से। और 39 ब्रांचेस का देखेंगे तो 47.1 लाख रुपीज अब आपको और खर्च करने पड़ेंगे। अब इसके बाद फोर्थ ईयर में 169 से 219 हो गए, तो हमारी बेटा ब्रांचेस बढ़ गई बाय 50। हमारे पास जो ब्रांच बढ़ गई वो 50। अब ब्रांचेस बढ़ गई हैं 50 एक ब्रांच में, अब 1.21 लाख का भी 10% ग्रो हो जाएगा। तो अगर हम करेंगे, हमारे पास आता है 1.21 1.1 बेटा, ये बनता है 1.331 लाख। 50 से करेंगे अपने पास आता है 66.55 लाख रुपीज, ये एक्स्ट्रा मनी। लास्ट देखेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी, 284 219 65 ब्रांचेस, इसमें भी बेटा वही सेम 10% का ग्रोथ। 65 ब्रांचेस 1.1131 और प्लस में बच्चा 10%, तो दिस वुड बिकम दिस वैल्यू आपके पास। तो ये हमारे पास आता है 1.331 प्लस 10%, 1.4641 लाख इंटू 65, तो आपके पास आता है 95,1665 लाख। अब ये हमारे पास हर साल का अमाउंट आ गया जो हमें खर्च करना है। तो बेटा अगर हम देखें, ये हमारे इन दोनों का टोटल कर लेंगे, सॉरी ये 110 33 ये वाला इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल आउटफ्लो भी आ जाता है इक्विपमेंट और इसका। तो ये हमारा ए और बी बोल देते हैं। फिर हमें टोटल इक्विपमेंट भी निकालना है। क्यों निकालना है सर, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस तो टोटल पे निकलेगा। तो पहले साल 100, फिर 133 लाख, फिर 133 में 47.19 जोड़े, अगले साल 180.19, फिर 66.55 जोड़ेंगे, 246.74 लाख, और फिर लास्ट वाला मैं जोड़ दूं तो हमारे पास आता है 341.9065 लाख, राइट। साथ साथ मैं यहीं पर आपके लिए अगर निकालूं बेटा हमारा पीवीसीओ, तो वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सॉरी, मैं इसको पीवीसीओ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कैश आउटफ्लो बोलूंगा, क्योंकि अभी इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बाद में लगेगा। ये तो बेटा टोटल वैल्यू हमारे पास चल रही है। तो अगर हम देखें 1600 प्लस 100 1700 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है बेटा, जो यहां पर खर्च हो रहा है। अगले वाले में ये 110 है और ये 33 है, 110 प्लस 133, आपके पास 243 का बेटा खर्चा हो रहा है। ये 110 है और ये सॉरी ये 110 और 33, मैंने 133 ले लिया, सॉरी माय मिस्टेक बेटा। आपके पास 143 लाख का आउटफ्लो होगा। 121 प्लस 47.19, 47.19 करेंगे, ये आता है बच्चा 168.19 लाख का एक्सपेंडिचर होगा। अगले साल देखेंगे 133.1 है प्लस 66.55, आपके पास खर्चा होगा 199.65 लाख का।
लास्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 146.41 प्लस 95.1665, टोटल खर्चा होगा 241.5765 लाख का। आई होप पहले इतनी बात आप सबको अब क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात बेटा अब आप सबको क्लियर होनी चाहिए, ये हमने किस प्रकार से बनाया। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन की बेटा मेन समस्या ही बस ये था। अब आप कहोगे सर ये तो आसान था, बेटा आसान था क्योंकि अब आपने सुन लिया। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई करेंगे तो यस इट इज अ बिट डिफिकल्ट पार्ट। पहली बार में आप इसे सॉल्व कर पाए मेरे को थोड़ा चांसेस कम लगते हैं, बट हाँ मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मैं मानता हूं मैं गलत ही हूं, आप बच्चों ने करा होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट ये पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया था, बहुत अमेजिंग था, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैंने मेन पॉइंट आपको करवा दिया, अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है और फिर एक बार इसको सॉल्यूशन से फटाफट से वेरीफाई करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन ने पूछा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर 1 का ईयर 5 का, तो अब इसके लिए मुझे पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। मैंने तो फिलहाल अभी मेन आपको पार्ट करके दिखा दिया, आइए सॉल्यूशन से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने भी लिए हैं बेटा अपने नंबर ऑफ ऑफिसेस, ये रेवेन्यू आ गया बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा 5 लाख पर हमने देखा था, मल्टीप्लाई करके ये टोटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी 5% मल्टीप्लाई सी हो जाए, तो ये आपका रेवेन्यू निकला है, उसका 5% आप सीधा सीधा। उसके बाद हमें बोला गया था बेटा एक और खर्चा था, मैन पावर कॉस्ट, पहले बोला 1 मिलियन, बोले तो 10 लाख। अब ये भी हर साल 10-10% बढ़ेगा, तो बेटा 10 लाख। ये देखिए मैन पावर पहले साल 10 लाख है, इफ यू सी मैन पावर फर्स्ट ईयर इज 10 लाख। अगले साल बेटा क्या हो जाएगा सर, अगले साल 1430, कैसे बेटा, फिर से वही नंबर ऑफ ऑफिसेस बढ़ गए। आप ध्यान से देखिए बेटा, करंट मैन पावर इज 1 मिलियन। अब क्योंकि 30% से हमारे ऑफिसेस ग्रो कर रहे हैं, 30% से बच्चा ऑफिसेस भी ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर करना पड़ेगा। 30% का मैन पावर भी ग्रो हो रहा है, तो आप भी सेम निकालेंगे। पहले बेटा 10 लाख, ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका एडिशनल कितना हो जाएगा, एडिशनल बेटा आपके पास 30 ऑफिसेज नए आए, 30 ऑफिसेज नए आए और उनके लिए बेटा आपको कितना करना पड़ेगा, उनके लिए बच्चा आपके पास 11 लाख का अमाउंट होगा। तो 30 ऑफिसेज एडिशनल मैं यहां लिख देता हूं, तो 10 मिलियन पहले था, 30 ऑफिस आए जिसपे बेटा आप 11 लाख के हिसाब से लगेगा, तो 30 इंटू 10 प्लस 100, तो आप 30 इंटू 11 प्लस 10, तो आपके पास बेटा टोटल मिलाकर ये आ गया 1430। आई होप पहले बच्चा इतना पॉइंट समझ में आ गया। बोलो जी यहां तक पॉइंट क्लियर है। अगर हम इनका तरीका देखें, इनका तरीका इन्होंने कैसे सॉल्व करा है, आइए बेटा दिखा देता हूं इन्होंने कैसे सॉल्व करा है आपके साथ, हाउ दे हैव मैनेज। अब इन्होंने बेटा यहां पर जो ग्रोथ लिया है वो ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा दूसरा तरीका कर देता हूं, इसमें आंसर में आपको कंफ्यूजन होगा। 10 में आप क्या करेंगे, 10 में आप 30% ग्रो करेंगे और फिर उसका बच्चा 110% कर दो। 10 का 30% ग्रो करो और फिर 110% कर दो। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। 10 का 30% आप ग्रो करिए और उसमें फिर एडिशनल 10% इंटू 110 कर दो या प्लस 10 कर दो, एक ही बात। उसके बाद बेटा फिर आपका प्लस 10%, क्यों सर, दो रीजन है। एक तो आपका जो ब्रांचेस हैं वो 30% से बाय डिफॉल्ट जंप कर रहे थे और दूसरा यहां 10% का ग्रोथ है। अब इसमें एक सिर्फ पंगा आता है और वो क्या आता है सर, बेटा एक पंगा सिर्फ इतना आता है कि जब यहां डेसिमल वाला मैटर आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, और कोई इशू नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए इंस्टीट्यूट ने हमें कैसे करके दिया, 10 लाख लिया, 10% पहले ग्रो कर दिया, मतलब इन्होंने क्या करा, ये कह रहे हैं जी हम तो निकाल लेते हैं पहले हर साल का नंबर कितना, तो ये हर साल का नंबर। अब हर साल के नंबर को बेटा इन्होंने क्या कर दिया, पर ऑफिस से डिवाइड, तो ये एक ऑफिस का बच्चा इन्होंने निकाल लिया 10,000। अब इसमें 10% ग्रो कर दिया तो आपके पास ये नंबर निकल गए। अब जितने नंबर ऑफ ऑफिसेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो। आपने एक ऑफिस का करंट पीरियड भी निकाल लिया, आपको बोला कितना बेटा 10 लाख है, तो यानी कि पर ऑफिस का कितना, अभी हमारे पास 10 लाख में 100 चल रहे हैं,
तो 0.1 लाख एक ऑफिस का। अब आपके जितने जितने नंबर हैं उससे आप करते जाइए और इसमें 10% का साथ में ग्रो आप ऐसे भी कर लीजिए। तो दोनों में से जैसे प्रेजेंटेशन समझ में आए आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद बच्चा मैन पावर कॉस्ट के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में बोला था 10% इक्विपमेंट का। अब आप देखिए ये रहे हमारे इक्विपमेंट टोटल। तो पहले वाले में 100 लाख का 10%, देखिए बेटा 100 लाख का 10% आ रहा है आपके पास। ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 लाख का 10। अगले साल हमारा हो गया 133 टोटल, तो अब हमें 133 लाख का 10% करना है। देखो एग्जैक्ट आ रहा है। अगले साल हो गया 180.19, तो यहां पर 180.19 का 10% एंड सो ऑन। सिमिलरली बेटा नेटवर्क का आएगा। नेटवर्क के लिए आपको बोला गया था योर कॉस्ट इज, कहां गया, ये रहा 15% नेटवर्क का। तो जो नेटवर्क का नंबर हमने निकाला आप उसका 15% कर लीजिए। ये देखिए बेटा कहां गया नेटवर्क, ये रहा 1600 1710। तो आप अगर करेंगे 1600 का 5%, ये सॉरी 15%, तो लीजिए 1600 का 15 एग्जैक्टली 240 लाख आता है। फिर अगला हमने निकाला था 1710, तो यहां पर 1710 का 15% आप कर लीजिए। लो जी एग्जैक्टली 256.5। फिर हमने निकाला था बेटा 1831 वाला नंबर, तो आप 1831 को 15% से कर लीजिए। 1831 का 15% 274.65 एंड सो ऑन सी। अब यही हमारे चार खर्चे थे जो हमने लिए, वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू हमारे पास है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वी हैव गॉट इबिटा। आप इसको पीबीडी बोल दो, इबिटा बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसके बाद बेटा अपन माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कैसे, अगेन बेटा एसेट्स हमारे पास निकले हुए, डेप्रीसिएशन का रेट क्वेश्चन ने दिया था। आपको बोला था यहां पर डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट एंड नेटवर्क 10% है। भाई दोनों का आपको 10% लेना है, तो देखिए बेटा दोनों का ही 10% आएगा। डेप्रीसिएशन टोटल आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ये अमाउंट है। पहले तो इसको मत लीजिएगा क्योंकि बेटा हमें इन दोनों का लेना है। 1600 प्लस 100 1700 लाख का 10, 1710 प्लस 133 का 10। मैं आपके लिए लिख देता हूं वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं। 1600 प्लस 100 दोनों का मिलाकर 10। अगले वाले में क्या होगा 1710 प्लस 133, तो ये हो जाएगा बच्चा 1710 133, दोनों का मिलाकर करोगे 10% मैच। ऐसे ही सारे करने हैं आपके, यहीं से मैच हो जाएंगे। यू हैव गॉट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आपने कैपेक्स माइनस करा, ये कैपेक्स वही है बेटा जो हमने यहाँ कैश आउटफ्लो निकाला। तो आपके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में से कैपेक्स माइनस करा, नेट नेट ये पैसा आएगा या जाएगा। तो पहले साल में हमारे पास आ रहा है माइनस का। अगर हम इनफ्लो देखेंगे तो इतना है, इनफ्लो देखेंगे इतना है। ये नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, मतलब आफ्टर एडजस्टिंग द आउटफ्लो। अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा था भैया आप बताओ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में बेटा दोनों ही हो सकते हैं। यस, हम तो जनरली इसी को कैश इनफ्लो को ही लेते हैं, बट कोई बात नहीं, ये वैसे भी मैच नहीं हो रहा, तो ये आपका 1533 आपका ये वाला आंसर सबसे पहला मैच होता है। फिर आपको बोला कैश फ्लो फॉर ईयर 5 ले लीजिए। 5 का है बेटा 40225 वाला, तो लीजिए बेटा ये आपका 40225। ठीक है, अब सुनिए यहां पर एग्जामिनर ने एक नया पॉइंट क्या डाल दिया। एक तो नया ये था इस क्वेश्चन में कि आपको ये जो कैपेक्स की कैलकुलेशन थी इसमें बहुत ज्यादा उलझा दिया भाई ने, बहुत ज्यादा उलझाया। नया पॉइंट क्या डाल दिया, आपसे पूछ लिया टर्मिनल वैल्यू। अब ये टर्मिनल वैल्यू क्या है सर, ऐसा तो कुछ वर्ड नहीं पढ़ा, ये तो हमने MIRR में फिर भी पढ़ा था। हाँ बेटा यहां अब क्या है टर्मिनल वैल्यू का मतलब। देखिए बेटा यहां पर एग्जामिनर एक छोटा सा खेल खेल गया। जो स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि भाई 5 साल तक का तो डेटा है, उसके बाद परपीचुटी अनलिमिटेड तक 3% का ग्रोथ है। अगर बेटा हमारा इसके बाद सब चीजें कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पर चल गई, इसके बाद तो बेटा सब चीजें कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पर चल गई,
तो अब इन सब की वैल्यू कितनी, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वैल्यू। जैसे हम मल्टी ग्रोथ वाले डिविडेंड वाले चैप्टर में शेयर में निकालते थे कि मल्टी ग्रोथ रेट में कैसे होगा, तो यहां भी बेटा वही कॉन्सेप्ट लगवा रहा है। तो अगर हम यहां पर आपके साथ उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे भैया लास्ट ईयर में जो कमाया वही अगले साल ग्रो करेगा, यानी कि ये पैसा हर साल ग्रो करेगा। कितने परसेंट से? 3% से। तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। यही कॉन्सेप्ट होता था जब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगता है। अब हमारे पास है 40225268, ये ग्रो होगा अब 3% से, क्योंकि 5th ईयर का है, हमें तो 6th ईयर का लेना पड़ेगा। अब हम तो 6th का लेंगे, मैं तो पहले कॉन्सेप्ट लिखा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, डिस्काउंटिंग रेट 20 है, तो अपन तो इसी को मान लेंगे 20%, और ग्रोथ रेट आपका 3, यहां से जो निकलेगा दैट वुड बिकम द टर्मिनल वैल्यू। पहले समझ में आया भाई? टर्मिनल वैल्यू का मतलब है जो आपका परपीचुटी तक की वैल्यू है उसकी इस साल के लास्ट में कितना मिलेगा। तो भाई 40225268 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.17, तो ये आता है 24371178000.235। तो मेरा ए पार्ट बिकम्स द वैल्यू। तो यहां पर एग्जामिनर ने हमारे उस वाले मॉडल को जो डिविडेंड में पढ़ते हैं वो को भी यहां पर यूज करने का प्रयास करा। यहां पर कैसे यूज हुआ बेटा? टर्मिनल वैल्यू मतलब लास्ट में हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो जब भी हमें पैसे देखने होते हैं, टर्मिनल वैल्यू कैपिटल बजटिंग में इंडिकेट्स जो लास्ट में पैसा मिलेगा। अब लास्ट में बिजनेस का कितना पैसा मिलेगा, तो हम तो इंट्रिंसिक निकाल लेते हैं भाई, जितना फ्यूचर में इससे फायदा है उनकी वैल्यू निकाल लो। तो फ्यूचर में ये 3% ग्रो करेगा इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है, तो भैया ये वैल्यू हमारे पास कॉन्सेप्ट में लग गई। गॉट इट? अच्छा पॉइंट है, काफी नया पॉइंट और अच्छा पॉइंट। देखिए बेटा आगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिंट टेक्नोलॉजी। अब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे मतलब एनपीवी निकलवा रहे टेक्निकली, तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू हम 20% डिस्काउंटिंग फैक्टर पर इन सबके बेस पर निकाल देंगे। तो ये देखिए बेटा यहां पर ये हमारा टर्मिनल वैल्यू ये रहा। तो बेटा ये हमारे ईयर हैं, जो जो हमारा पैसा लगेगा, और ये हमारे पीवी फैक्टर, वी हैव गॉट द वैल्यू। तो ये तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 16706 वाला आंसर बनता है, ये रहा IRR। अब देखिए बेटा हम कैसे दिमाग लगाएंगे। हमने डिस्काउंट रेट लिया था 20%, 20% पर मेरा प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। अब 20 पर पॉजिटिव आ रहा है, मुझे तो नेगेटिव चाहिए, या मुझे नेगेटिव नहीं भी चाहिए, तो एक तो पहले नेगेटिव वाला बताता हूं। तो 20 तो मेरा 20 से तो ऊपर होगा, क्योंकि 20 पर एनपीवी पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन तो मेरा हट गया। अब बच गया 1 2 3, ये 20-25 भी हट जाएगा, क्योंकि इतने 0.25 में इतना बड़ा जंप नहीं आएगा, तो बच गए ये दो। अब एक तरीका तो ये है, आप इन दोनों पे अपनी एनपीवी निकाल के देख लो एक बार, या क्योंकि 22 और 24 है तो मैं 25 पर अपनी IRR निकाल लेता हूं, 25 पर एनपीवी निकालता हूं, और फिर 20 वाली और 25 वाली दोनों को इंटरपोलेट कर लेता हूं, ये भी तरीका है। क्योंकि भाई मैक्सिमम इतना है, इससे ऊपर तो है नहीं, तो वो 25 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या 22.6 और 24.6, इस 6 से तुक्का मार के किसी एक पर निकाल लो। आंसर अगर एनपीवी का 0 आ जाता है ठीक है, नहीं तो दूसरा ले लो, दूसरा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। तो अभी आपके ऊपर है। फिलहाल इंस्टीट्यूट ने वही गेम करा, 25 पे निकाल लिया, क्योंकि दोनों नंबर बड़े हैं, और यहां पर नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इंटरपोलेट करा, इंटरपोलेट करके बेटा 24.68 उन्होंने आंसर बताया। ठीक है सर, 24.68 आया मजा बेटा पहले क्वेश्चन में। भाई बहुत ही जबरदस्त और मजेदार क्वेश्चन, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया अति उत्तम लेवल का प्रश्न था ये। ठीक है, इसमें 2-3 बातों की बात करूं तो एक तो हमारे एसेट्स का जो पंगा था वो सारा था। दूसरा बेटा यहां पर आपके पास ये टर्मिनल वैल्यू का पॉइंट था। तो मेन इस क्वेश्चन में 2 बातें थी, एसेट्स से रिलेटेड जितनी डिटेल है वो इंपॉर्टेंट थी, और हमारी टर्मिनल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट थी। तो ये दोनों की दोनों चीजें काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। ठीक है बेटा, चलो यहां तक का मुद्दा पहले आपको अब समझ में आ गया होगा, मैं तो यही मानता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों का हो सकता है एक छोटा सा डाउट हो, मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। हो सकता है आप में से जो बच्चे स्पेशली थोड़ा ध्यान से सोचे, तो एक इसमें प्रॉब्लम भी दिख रही है, पता है क्या?
हमने तो ये कैश फ्लो निकाल लिया पहले साल का, मैं स्पेसिफिकली पहले साल की पहले बात करूंगा। हमने बेटा कैश फ्लो निकाला, हमने कैश फ्लो निकाला इतना अमाउंट। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फ्लॉ भी कह सकते हो, मैं तो कहूंगा। अब ये जो हमने माइनस कर दिया कैपेक्स, हमने तो निकाल दिया, और जब हमने एनपीवी निकाली तो हमने क्या करा, सेम नंबर को एनपीवी में यूज कर लिया। एक्चुअली में हमें ये तो टाइम के बिगिनिंग में लगता है और ये एंड पर लगता है। प्रैक्टिकली तो हम यही मानते हैं कि भाई आपको खर्चा कैपेक्स का स्टार्टिंग में करना पड़ेगा और रेवेन्यू एंड पर मिलेगा, यही स्टैंडर्ड अजम्पशन है। अब यहां देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सेटअप फ्रॉम ईयर 1। अब भैया यहां पर दे दी है एजम्पशन, तो यहां पर हमें बोल दिया है, आप मान के चलिए कि जितने खर्चे हैं और सेटअप है वो सब ईयर 1 से होगा। अब इंस्टीट्यूट ने यहां पर यह माना है कि भैया मैं तो मान रहा हूं ये खर्चा भी ईयर 1 के एंड पर होगा, ऐसे ही ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के एंड पर होगा। क्योंकि यहां पर ये लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट, इस वजह से हमने बेटा डायरेक्टली इसे अपने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कई बच्चों का डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली अलग से टेकअप कर लिया, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट एजम्पशन जो आपको यहां पर दी गई है। आई होप पहले अब इतना वाला पॉइंट भी क्लियर। तो यहां पर आकर वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज प्रेजेंटली ग्रोइंग एट अ गुड रेट हैज अ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 3। प्रेजेंट बोरोइंग आर एज फॉलोज। टर्म लोन है, बैंक बोरोइंग है, डिपॉजिट है, कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताओ। देखो मैंने हमेशा बोला जब भी ऐसा निकालने को आए तो पहले क्या निकालो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट का कवर, तो इंटरेस्ट किस में से पे होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय दोस्तों इंटरेस्ट। अब मेरे को इंटरेस्ट अगर लेना है तो मैं इन तीनों का इंटरेस्ट बच्चा यहां से निकाल सकता हूं। तो 60 लाख का 12%, 7.2 लाख का इंटरेस्ट, 40 लाख का 10%, 4 लाख, 20 लाख का 8%, 1.6 लाख, राइट। हाँ सर, और मैं इन सब का टोटल कर दूंगा तो मेरे पास आता है 12.8 लाख का इंटरेस्ट। तो लो जी, डिनोमिनेटर मेरा रेडी है, अब रह गया बस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के लिए बेटा फाइनेंशियल लिवरेज दिया है। हमें पता है फाइनेंशियल लिवरेज बच्चा कैसे इवेल्युएट होता है, सर इट्स अ ईबीआईटी बिफोर वर्सेस आफ्टर, तो ये हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आपके पास अब फाइनेंशियल लिवरेज जो है आपके पास है 3। तो यहां से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 12.8 इंटू 3 करेंगे, ये होगा 38.4 इज इक्वल टू ईबीआईटी। तो यहां से आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय 2 करके 19.2 लाख। तो अब आप ये वाली वैल्यू बेटा यहां पर डाल दीजिए और आंसर अपना निकाल लीजिए, जो आता है 1.5। मेरा करेक्ट आंसर बच्चा रेडी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है जो हमें बता रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कंसीडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 इंडिकेट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ इक्विटी कंपनी कैन रेज 2 यूनिट ऑफ डेट। हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई साहब। ठीक है, अगला, कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एन इक्विटी। ना 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 भाई, इक्विटी हमेशा महंगा होता है, डेट हमेशा सस्ता है। इनफैक्ट डेट में तो कई बार होता भी नहीं, बहुत हमने देखा बैंक लोन वगैरह के केस में कम होता है, बहुत कम होता है। तो भाई ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। कहता है ट्रू और फॉल्स बताओ, तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो बेटा हमारा डी पार्ट वुड बिकम द आंसर। गॉट इट। चलिए, तो हमारे एमसीक्यू यहां पर निपट गए। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। सबसे पहला कहता है रेशो का बेटा क्वेश्चन, जमुनापति लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन टू द ईयर एंडेड। इतना ये पूरा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब देखो बेटा बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको दे दिया और आपसे कह रहा है जी ये निकाल दो। देखो जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं हमने बहुत आराम से तसल्ली से क्लास में करा हुआ है। इनफैक्ट ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं फटाफट से।
आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, तो अपने पास नेट प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा 70 लाख का 7%, ये आता है बच्चा 4.9 लाख। ऑब्वियसली ये नेट प्रॉफिट है तो हम तो आफ्टर टैक्स मानेंगे। अब हम इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लेते हैं। कैसे? इसको 1 - T से डिवाइड कर देंगे। टैक्स रेट आपको गिवन है बच्चा 30% का, तो बेसिकली ये 4.9 लाख डिवाइड हो जाएगा 0.70 से, तो आपके पास आता है ये 7 लाख का बिफोर टैक्स वाला। अब बिफोर टैक्स में आप वापस से कर दीजिए अपना इंटरेस्ट ऐड। इंटरेस्ट बच्चा कितना है? 1,05,000 का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब आपके पास जो EBIT आया वो हो गया 8,05,000 रुपए का। अब मेरे को निकालने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकलेंगे बेटा हमारे किस में से? जीपी के बाद। भाई जीपी और EBIT का जो डिफरेंस है वही हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब इसमें से माइनस कर इसको कंपेयर कर लेंगे बेटा हम हमारे जीपी के साथ। अब जीपी कितना है? सेल्स है बच्चा 70 लाख, उसके बाद COGS है 24 लाख का, तो आपके पास जीपी कितना हो गया? 70 - 24 46 लाख का। तो 46 लाख का जीपी है आपका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा बैलेंस हो गए। 46 लाख में से 8,05,000 आप माइनस कर दो, तो आपके पास आ गए 37,95,000। लो जी, ये हमने आंसर भी निकाल लिया फटाक से। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिसीवेबल और पेबल तो बेटा 3-3 लाख रुपए गिवन है। यहां से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो डिबेंचर निकाल सकते हैं, तो पेबल हो गए 3 लाख के, रिसीवेबल हो गए बाबू 3 लाख के। उसके बाद आपके पास यहां से है 1,05,000 15% के बराबर है, तो भैया 1,05,000 15% है, तो मेरे डिबेंचर कितने के हो गए? मेरे डिबेंचर होंगे बेटा 1,05,000 15%, डिबेंचर हो गए बेटा 7 लाख रुपए के। लो जी, ये भी सेट हो गया। इसके अलावा बच्चा हमें और क्या गिवन है? ये रहा रिटर्न ऑन नेटवर्क। पहले लाइबिलिटी पे ही फोकस कर रहे हैं। ये बेटा 25% है, तो आप बताइए नेटवर्थ बेटा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब 4,90,000 जो कमाए वो 25% वाले लोगों के लिए कमाए हैं, तो ये हमारे पास 19,60,000 रुपए होगा नेटवर्थ। फिर आपको बोला कैपिटल टू रिजर्व 7:3 है, तो बेटा ये 7:3 में आपका बाइफरकेट हो जाएगा। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूंगा 19,60,000 7/10, ये हो जाएगा 19,60,000, ये हो जाएगा बच्चा 3/10, तो 19,60 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, ये आता है आपके पास 13,72,000 और ये आता है आपके पास 5,88,000। मेरी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। आई कैन फाइंड आउट माई टोटल नंबर, दिस इज 29,60,000। ओके, मेरी बैलेंस शीट का टोटल अब मुझे पता चल चुका है। अब और अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास बच गया है एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर, तो बताइए यहां से हमारा स्टॉक निकल सकता है, तो COGS के बेस पर बेटा ये निकलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 लाख बाय 10, 2,40,000 का बेटा स्टॉक आ गया। लो जी, तो हमारे पास 2,40,000 का बाबू स्टॉक भी आ गया। फिर एग्जामिनर ने हमें दिया है करंट रेशो। देखो जो जो बच गया मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। करंट रेशो 2 है। अब अगर मैं देखूं करंट लायबिलिटी में सिर्फ पेबल है, तो करंट रेशो क्या हो जाएगा? 3 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 6 लाख का मेरा अमाउंट आता है। 6 लाख में से 240 प्लस 3 एक है, माइनस करूंगा तो बेटा ये बचता है 60,000, तो 6 लाख माइनस 240 माइनस 3। अब फिक्स्ड एसेट्स बेटा बैलेंसिंग फिगर बोल दो या 2960 में से 6 लाख माइनस कर दो, जैसे मर्जी समझ लो। आपके पास ये आपकी बैलेंस शीट बाबू रेडी हो गई एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहले इतनी बात अब आपको पूरी यहां तक की बच्चा क्लियर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं। चलो आगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है हमारे पास। Lavanya Limited wishes to raise additional finance 20 lakh for meeting its investment plan. It has 420 in the form of retained earning for investment. Further details debt equity 370। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, क्लास वाला, ये बहुत बेसिक्स है। 8% 12% बिफोर टैक्स है, EPS है, डिविडेंड पे आउट है, रिटेन्ड अर्निंग, दिस। डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। पहले तो बताओ पैसा कैसे आएगा?
तो बाबू अगर पैसे की बात करेंगे तो हमें चाहिए टोटल 20 लाख। 20 लाख में से डेट और इक्विटी का कितना कितना सर 3:7 में है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो 6 लाख का आपका डेट है और 14 लाख का इक्विटी। 14 लाख में से रिजर्व एंड सरप्लस है 4,20,000 रुपए का, तो बाकी का बेटा कितना बच गया आपके पास? बच गया इक्विटी, बच गया बेटा 9,80,000 का। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो 360 और 360 का ब्रेकअप है, तो पहला वाला 360 एट द रेट ऑफ 8% बिफोर टैक्स है, आप 8% ही लिख दो। तो 6 में से 360 का लोन यहां है, 240 का बाबू यहां पर आएगा एट द रेट ऑफ कितना? ये 12% वाला। ये हमारा पैटर्न बन गया बेटा रेजिंग एडिशनल फाइनेंस आपके पास। उसके बाद कहता है आप बताइए पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। लीजिए बेटा, अगर हम कॉस्ट निकालें तो बताइए यहां से क्या निकल जाएगा? तो केडी क्या हो जाएगा? 3,60,000 पर 8% का इंटरेस्ट है, 240 पर बेटा 12% का है। इन सबको 1 माइनस टी कर दो, टैक्स का रेट ये रहा, अच्छा 30 है सॉरी, और डिवाइडेड बाय पैसा कितना लिया था? 6 लाख, ये हमारा आंसर। तो 360 इंटू 8%, 240 इंटू 12% और इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय बेटा 6 लाख और परसेंट 6.72% हमारा कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट बच्चा यहां से निकल कर आता है। फिर कहता है रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी निकालिए। बेटा अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो आपको चाहिए D1। अब D1 बेटा कैसे निकलेगा? हमने कमाए थे 5 रुपए, जिसमें से 40% हम बांटते हैं, तो ये पिछले साल का डिविडेंड। अब अगले साल के लिए ग्रोथ, 60% बांटा तो हमने 40% बचाया, जिस पे 10% कमाएंगे तो ग्रोथ आपका कितना हो जाएगा? 40 इंटू 0.1 B इंटू आर, 4% आता है, यानी कि आपका ग्रोथ लगेगा 4% का डिवाइडेड बाय प्राइस जो है 53 प्लस 0.04। ये आपके पास दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी बच्चा आपके पास निकल जाएगा। गॉट इट? तो अगर मैं यहां से करूंगा 5 इंटू 40% इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय 53 प्लस 0.04, ये आता है 7.92% अप्रोक्सीमेटली। पहले बात समझ में आ गई? दिस इज 7.92% बच्चा अप्रोक्सीमेटली। पहले बात समझ में आई? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, ओहो, ये बी आपको सीधा सीधा गिवन है बेटा, मैंने गलती से इसको रेट ले लिया, तो ये 6% आएगा। ये दोनों नंबर बदल जाएंगे, माई मिस्टेक गाइस, रियली सॉरी। 0.06 और 0.06, तो 5 इंटू 40% इंटू 1.06, 53 प्लस 0.06, एग्जैक्ट आ गया 10%। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब हमारा के आर भी सेम होगा क्योंकि फ्लोटेशन नहीं है, काम खत्म। WACC निकाल दो, तो भैया 20 लाख रुपए का कॉस्ट आप निकाल दो। तो अब आप निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल मैटर तो है नहीं, क्योंकि के ही सेम है, तो दोनों का यहां पर ले लो या अलग अलग ले लो, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। तो टेबल बना के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल मैटर नहीं है। इक्वेशन में करना है तो वो भी कर लो। तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है 4,20,000 आउट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ 20 लाख, जिसका रेट है 10। फिर आपके पास इक्विटी है बच्चा कितना? 9,80,000 रुपए का आउट ऑफ 20 लाख, इसका रेट भी 10। डेट है आपके पास 6 लाख का आउट ऑफ 20 लाख, और जिसका रेट है बेटा 6.72। तो अपन अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4.2 20 इंटू 10, 9.8 20 इंटू 10, 6 इंटू 6.72 डिवाइडेड बाई 20। आपके पास ये आंसर आता है 9.016%। लो जी, काम खत्म। तो आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, मैंने क्यू वाली इक्वेशन बना के कर दिया, जैसे मर्जी कर लीजिए, दोनों ही सेम बात है। ओके, चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे, बढ़िया पॉइंट पर चलते हैं। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर का। तगड़ा क्यों है अभी बताता हूं, इसमें एक पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बन गया। अब वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है?
आइए अब हम यहां पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंपनी इज प्लानिंग टू रेज 50 लाख फॉर अ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, फर्म इज इवेल्युएटिंग 3 ऑप्शंस। पहला, इक्विटी फाइनेंसिंग ओनली, दूसरा डेट फाइनेंसिंग है, और तीसरा मिक्स ऑफ तीन है। तो तीन अलग अलग ऑप्शंस की बातें कर रहे हैं। पहला, इशूइंग न्यू शेयर्स एट 10 ईच, इशू प्राइस इतना, फ्लोटेशन इतना, इक्विटी शेयर्स 10 लाख है, मार्केट प्राइस 20 लाख है। अब देखिए आपका मार्केट प्राइस जो मर्जी हो, क्वेश्चन ने इशू प्राइस दे दिया तो हम तो इसी पर इशू करेंगे। तो बताइए यहां पर आपका नेट प्रोसीड्स कितना होगा? सर नेट प्रोसीड्स अपने पास 9.5 रुपए का होगा, क्योंकि अपन तो 10 का इशू करेंगे, 50 पैसे का फ्लोटेशन है, 9.5 रुपए अपने पास। ओके, अगर हम चले बेटा डेट फाइनेंसिंग वाले ऑप्शन पर तो क्या होगा? बोरो करना है इतना। अब यहां पर नया पॉइंट बेटा यही है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन डेट। भाई साहब गदर मचा देगा ये पॉइंट। अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर में ये वाला पॉइंट था नहीं, अब जो डल गया है। और ये फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% ऑन द फेस वैल्यू। लेंडर इंपोजेस अ डेट कवरेंट लिमिटिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टू अ मिनिमम ऑफ 2.5। ये उनको चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए बेटा यहां समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें 50 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए एक्सपेंशन के लिए। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूंगा तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, और मेरा एक शेयर 9.5 का इशू होगा। तो मुझे कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? तो अगर हम देखें हमें इशू करने पड़ेंगे 5,26,315.7 आ रहा है, तो 316 शेयर्स करते हैं, क्योंकि अगर हमने कम करा तो पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। तो भाई इतने शेयर्स मैं इशू करूंगा, एक के 9.5 रुपए के हिसाब से मुझे 50 लाख मिल जाएंगे। राइट, ये क्लियर है। अब आते हैं डेट पर। देखो दोस्तों डेट के अंदर एक समस्या हो गई है। 50 लाख रुपए लोन लूंगा, ओके, बट इसमें मुझे 2% तो ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। तो अगर हम टेक्निकली समझे तो यहां पर आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे। मेरा ब्रोकरेज या फ्लोटेशन कॉस्ट कितना? 50 लाख का 2% यानी कि 1 लाख रुपए चला गया। मेरे पास नेट बच गए बेटा 50 माइनस 1 49 लाख। बताओ क्या 49 लाख से अपन अपना पूरा प्रोजेक्ट कर पाएंगे? आंसर इज नो। हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरे 50 लाख ही चाहिए। अब मेरे को यानी कि एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ेगी। मुझे तो एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो मेरे को यहां लोन कितना लेना पड़ेगा? तो मेरा जो लोन का नंबर होगा बच्चा वो निकल जाएगा एज 50 लाख चाहिए, बट इसमें से बाय डिफॉल्ट 2% तो हमारा चला जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो ये वाला नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ द वैल्यू। तो अपने को लोन लेना पड़ेगा 041, इतने का लोन लेना पड़ेगा, जिसका 2% आप निकालोगे वो ब्रोकरेज में जाएगा, बाकी का नेट आपके पास 50 लाख पड़ेगा। तो अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये इसके अंदर नया पॉइंट डाल दिया फ्लोटेशन का, अभी तक नहीं था, नया पॉइंट आपके पास ऐड ऑन हो गया है। ये फ्लोटेशन का बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओके, आगे ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो का कवेनेंट है, बाद में देखेंगे, अभी इसका कुछ नहीं है। इधर आ जाओ। थर्ड में कहता है 25 लाख आप रेज करेंगे इक्विटी, जिसमें वही फ्लोटेशन है 10 रुपए का। तो यानी कि यहां पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 25 लाख डिवाइडेड बाय 9.5। तो 25 लाख को करेंगे तो ये आते हैं 2,63,158 शेयर्स। इतने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। और डेट है बेटा 25 लाख का, अगेन फ्लोटेशन वही है। तो यहां पर आपको अब लोन कितने का लेना पड़ेगा? 25 लाख इज रिप्रेजेंटिंग अगेन 98% ऑफ द वैल्यू। तो आपके पास आता है बच्चा 25,51,020 रुपए। ये आपके पास बेटा वैल्यू निकल कर आती है। तो अब आपको पहले ये वाले फ्लोटेशन और डेट का जो नया पॉइंट आया, इक्विटी वाला तो हमने पहले भी देखा हुआ है क्वेश्चंस में,
बट ये यहाँ पर नया पॉइंट सिर्फ यही आया, अब ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बेटा बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है। आइए देखते हैं ईबीआईटी। अब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली बोल दिया है ये प्रोजेक्ट का ईबीआईटी है, मतलब ये फाइनल है, पुराना पुराना कुछ गिवन नहीं है, हम तो यही मान के चलेंगे। टैक्स रेट है, एग्जिस्टिंग शेयर है, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न बीटा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कुछ हो सकता है, जुड़वा दे, अभी देखते हैं, हो सकता है फालतू भी हो, देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन, पहला, required to calculate the net proceeds from each financing method after flotation, determine the number of new shares issued in 1 and 3। तो आपको एक तो बेटा क्या निकालना है, नेट प्रोसीड्स बतानी है कितने कितने मिलेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो हमने निकाल दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको यहां पर एक बार सॉल्यूशन से दिखा देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, एक शेयर का नेट प्रोसीड 9.5, हम इतने शेयर्स इशू करेंगे, वही जो हमने करा। डेट वाले ऑप्शन में ये रहा हमारा ग्रॉस बोरोइंग बेटा, ये आ गया, और इसका 12% का इंटरेस्ट अपने पास जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला लोन लेंगे, उसका 12% का इंटरेस्ट जाएगा, तो लोन का अमाउंट हमारे पास आ गया। सिमिलरली तीसरे वाले में 25 लाख वाला, 25 लाख वाला, ये देखिए सेम हमने अभी कैलकुलेट आपके साथ करा था, यही नंबर अभी निकाले थे। अगला कहता है फॉर डेट ऑप्शन चेक इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लाइज विद द कमेंट। अब हमें बोला था मिनिमम 2.5 चाहिए, तो हमें चेक करना है क्या ये होगा। अब देखिए बेटा, ये होगा या नहीं होगा तो चेक करना पड़ेगा। कैसे सर, ईबीआईटी हमारा 15 लाख है, ये रहा लोन, इसका 12% का इंटरेस्ट, ये रहा लोन 12% का इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी में से दोनों में से इंटरेस्ट को कंपेयर करके वी कैन सी। तो ये देखिए बेटा, ईबीआईटी, ये डेट ऑप्शन का इंटरेस्ट यहां पर 2.45 है, हमें मिनिमम चाहिए 2.5। यहां पर जो कंडीशन लगाई थी वो हमारी फेल है। ठीक है, जबकि दूसरे ऑप्शन में देखिए यहां पर 4.9 है, यहां पर कंडीशन ओके है। बस यही आपको बताना था कि कंडीशन पास हो रही है या फेल। अगला अगला कहता है भैया ईपीएस निकालिए अंडर द 3 ऑप्शंस। तो आप ईपीएस निकाल सकते हैं, चाहो तो स्टेटमेंट बना के कर लो, जैसे अपन हर बार करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। इन्होंने बेटा स्टेटमेंट ना बनाकर वैसे ही शॉर्टकट लगाया हुआ है, जैसे अपन ने क्लास में सीखा हुआ है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो सीधा सीधा ईबीआईटी 1 - t बाई शेयर्स, प्रेफरेंस है नहीं, पीडी हट गया। अब हर ऑप्शन में बेटा इन्होंने निकाल लिया, भाई पहले में 0 है तो सीधा टैक्स लगाया, आफ्टर टैक्स ये हमारे टोटल शेयर बन गए इंक्लूडिंग द न्यू पर शेयर। सिमिलरली बेटा डेट। अब आप यहां पर अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट बनाकर करो, दैट वुड बी अ बेटर प्रेजेंटेशन, आई वुड रिकमेंड। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है जो मुझे समझाना है। कंप्यूट द WACC अंडर ईच ऑप्शन, और इसका अब देखिए बेटा, ये पॉइंट आपके पास एक और डाल दिया जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स कर दिया। अगर हम इस ऑप्शन की आपसे बात करें तो कैसे करेंगे। अब बच्चा WACC निकालना है तो हम क्या करें, तो भैया देखो WACC में तो KO KD सब कुछ चाहिए, सॉरी KE KD चाहिए। KE का तरीका हमें दे दिया था, अब समझ में आया कि यहां से पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें, ये हो जाएगा 6 14 6 1.2, तो 8 इंटू 1.2 प्लस 6, ये आता है 15.6। अब आप देखिए आपके पास जो ये है 12% वाला लोन, तो आपका केडी कितना हो जाएगा, सिंपली बोलूं 12 में से टैक्स आपका चला जाएगा, और टैक्स है बेटा 30%, तो 12 7 84, 8.40% आपका केडी हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन से में कितना अमाउंट किसका। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सारा पैसा इक्विटी वाला है, तो बेटा यहां तो हमारा के जो है वो KO के बराबर हो जाएगा। पहले वाले में तो क्योंकि कोई हमारा इक्विटी सॉरी डेट है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर। दूसरे वाले में सारा डेट है, तो यहां KD के बराबर हो जाएगा। तीसरे वाले में 25 लाख है, तो इनका वेट 0.5 है, दोनों 0.5 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे, आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपके साथ डायरेक्ट आंसर निकालूं तो देखिए मुझे तो पता हो गया, इसका बेटा आपके पास 15.6% आ जाएगा, यानी कि KE के बराबर आ जाएगा। इसमें KD के बराबर यानी कि 8.4। इसमें बेटा क्या होगा, इसमें आपके पास होगा 15.6 इंटू 25 लाख 50 लाख, आप सीधा 0.5 भी लिख सकते हो,
8.4 25 लाख 50 लाख। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 15.6 0.5 8.4 0.5 कुल मिलाकर बेटा ये आता है 12%। लो जी, ये वाला काम भी आपका सबमिट गया। दिस इज ऑल्सो डन बच्चा, आपके पास ये वाला काम भी अब आपका निपट गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक जो गड़बड़ हो गई वो क्या हो गई, क्योंकि बेटा हमें लोन का अमाउंट ज्यादा है तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज होगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज होगा। सर कैसे? मैंने कहा भैया 25 लाख है बट डेट तो आपका 2551 है, तो 25 लाख 25 51 0 20 टोटल बेटा 50 लाख 50 51 हजार 20 है। तो ये होगा पहला वाला 25 लाख 50 51 0 20 और यहां होगा 25 51 0 20 डिवाइडेड बाय 50 51 0 20। ये होगा बेटा आपके कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको करूं 15.6 इंटू 25 लाख, फिर है आपके पास 8.4 इंटू 25 51 0 20 डिवाइडेड बाय 50 51 0 20, ये आता है 11.96। थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा डेट की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। गॉट इट? तो लीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन भी अब हमारा यहां पर आपके साथ हो गया समाप्त। पढ़ते हैं आगे। अगला है बेटा हमारा लिवरेज का क्वेश्चन। आइए देखते हैं बेटा लिवरेज में हमारे से क्या पूछा गया। X limited, Y limited, two mid-sized companies operating in the same competitive industry. Both companies have recently undergone a financial performance review to assess their operational efficiencies, cost structure, overall risk. You as a financial analyst have been provided with selective indicators and are required to draw insight and comparison based on leverage and income statement reconstruction. मतलब मुझे बेटा इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये बात समझ में आती है। Management of X Limited has disclosed that the company is currently operating with a margin of safety ratio of इतना। तो बेटा अगर मैं बोलूं X का MOS आपके पास है, मैं यहां लिख देता हूं X का MOS है 0.1667। तो बेटा अपने को पता है यहां से DOL निकल जाएगा 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन 0.1667 करेंगे तो DOL आता है बेटा इसका 6। ये इसका DOL बन गया। ओके। In case of Y, margin of safety twice high as that of इतना। तो बेटा इसका twice है, इसका बच्चा twice है, तो 0.1667 इंटू 2 ये होता है 0.3334 और ये हो जाएगा बच्चा इसका 3। तो आपके पास सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज रेडी हो गई। कंपनीज मेंटेन अ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 3। आपके पास FL बता दिया है दो, इसका 3, बोथ कंपनीज का बेटा 3 है। तो आप बताइए OL इसका कितना, इसका 18, इसका 9। आगे आपके पास VC रेशो 60 है और इसका 50 है, तो PV रेशो बेटा 40% और 50% हो गए दोनों के। ठीक है जी, ये PV रेशो आ गए। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट X लिमिटेड इनकर्स एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 30,000। लो जी, इसका इंटरेस्ट है 30,000। अब आपको FL पता है, इंटरेस्ट पता है, तो हम EBIT निकाल सकते हैं। Y however incurs an extra that is 300% higher than X limited। ओ भाई साहब, इसका बेटा कितना है, 300% ज्यादा है X से। 300% बच्चा ज्यादा है, हायर है। तो इसमें अगर मैं इसका 300% ऐड करूंगा तो निकलेगा, तो 30,000 में जोड़ूंगा यानी कि 1,20,000। अब दोनों के इंटरेस्ट पता है, फाइनेंशियल लिवरेज पता है, हम EBIT निकाल सकते हैं। EBIT पता है, ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पता है, PV रेशो पता है, तो हम अपनी सेल्स निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। हमने मिसिंग फिगर वाले ऐसे बहुत करे हुए। तो कंपनीज आर सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 30 विच अफेक्ट्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी। Required to prepare income statement for both, identify the company which is better placed with reasons। तो बेटा इसका ओवरऑल रिस्क कम है, इसका ओवरऑल लिवरेज कम है, तो भैया रिस्क कम है, तो हम तो कहेंगे Y इज प्रेफर्ड। इंटरेस्ट की टर्म्स में दोनों सेम है, बट यहां पर ओवरऑल की बात करेंगे हम तो Y इज बेटर। बस यही करना है आपको। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, कंपनी X का
पहले फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, यहां से ईबीआईटी निकल गया, ईबीआईटी है, डीओएल हमारे पास है, यहां से बच्चा कंट्रीब्यूशन, फिर हमारा सेल्स भी निकल गया। सेम वे बेटा वाई का हम करेंगे, बिल्कुल सेम। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई पूरी। और कंपनी वाई हैज लेसर फाइनेंशियल रिस्क, सो टोटल रिस्क ऑफ कंपनी इज लोअर। तो हम कंपनी वाई को बेटर मान रहे हैं क्योंकि इसका टोटल रिस्क क्या है कम। तो बेटा यही वही बातें हैं जो हमने करी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेक्निकल वाला इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, बहुत ही बेसिक वाला टाइप कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। चलिए डिविडेंड डिसीजन के क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन। In the month of April, the current financial year, shares of PQR Limited were sold for इतना। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट इतना। ग्रोथ रेट बेटा कांस्टेंट है, यहां से समझ में आ रहा है। कंपनी पेड डिविडेंड, पेड पास्ट का है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एज्यूमिंग द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलोंग विद अर्निंग एट 8%। बेटा अगर मैं बोलूं यहां तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट लग गया, तो मुझे कहता है इन्वेस्टर कितना कमाएगा। तो इन्वेस्टर बेटा हम तो यही मानते हैं, हमारा के ही निकालना है, D1/P0 प्लस जी। 25 1 प्लस 0.08, आज का प्राइस है बेटा 1570 प्लस 0.08। तो हम तो यही मानेंगे बेटा हमारा इन्वेस्टर इतना कमाएगा। तो 25 प्लस 8% 1570 प्लस 0.08, ये आता है 9.72% अप्रोक्सीमेटली। 719 समथिंग आ रहा है तो 72 मान लेते हैं। ओके सर। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन वैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल अर्न अबाउट, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इनफैक्ट सॉरी माय मिस्टेक, ये पास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है। कंपनी विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, शैल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग्स। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर ये मॉडिफिकेशन होगा तो क्या हमारे ग्रोथ रेट वगैरह में कोई चेंज आएगा, हमारे किसी चीज में चेंज आएगा। तो मैंने कहा आइए जरा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, देखिए बेटा हमें बताया कंपनी 10% कमाती है। कंपनी बेटा कितना कमाती है? 10% कमाती है। मैंने कहा ओके। अगर बेटा कंपनी 10% कमाती है और 60% ऑफ द अर्निंग्स का रिटेंशन है, तो आपका ग्रोथ रेट कितना? तो अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं तो हमारा ग्रोथ रेट होगा 10%, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.10 और 0.60, यानी कि बेटा 6%, यानी कि 0.06 का ग्रोथ रेट आता है। पहले ये समझ में आया, इट्स अ 0.06 का ग्रोथ रेट जो हमारे समक्ष आता है। सबसे पहले ये वाली बात आपको क्लियर। तो अब हमारा ग्रोथ रेट बेटा बदल जाएगा 6%। पिछले साल कितना था? 8%। अब भाई पिछले साल 8% क्यों था? तो हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई हमारा लास्ट ईयर का जो जी होगा वो था 8%। अब 8% ये कैसे निकला होगा? तो हम कहेंगे भैया देखो कंपनी तो सेम कमाएगी, हमने सिर्फ रिटेंशन रेशो में बदलाव करा होगा। तो पिछली बार हमारा रिटेंशन रेशो 80% होगा, तो इसका मतलब हमारा डिविडेंड पे आउट का रेशो बेटा 20% होगा। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का ईपीएस, क्वेश्चन ने बताया हमने 25 रुपए कमाए थे, 25 रुपए बांटे विच इज 20%। तो यानी कि हमने पिछली बार 125 कमाए होंगे। ये हमारा लास्ट ईयर का निकला। अब बेटा करंट ईयर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट करंट ईयर। अब हम कह रहे हैं हमारा अब रिटेंशन है 60%, तो D1 क्या होगा? तो पहले 125 रुपए हैं, पहले बेटा 125 रुपए हैं। अब हम इसका 60 का भी 40% बांटेंगे, हम बेटा इसका भी 40% बांटेंगे। तो अब 125 का 40% अगर लें तो 50 रुपए बांटेंगे। अब फ्यूचर में बेटा 50 रुपए बांटेंगे। तो अब हमारा डिविडेंड भी बदल गया, ग्रोथ रेट भी बदल गया। तो अब बताइए क्या कंपनी का बेटा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलेगा? यस, अगर ये दोनों नंबर बदल गए तो हमारी वैल्यू बदलेगी। अब यहां बस एक पॉइंट आता है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि भैया ये लास्ट ईयर का ईपीएस है, तो आपको इसमें ग्रोथ भी जोड़ना चाहिए। बट हमारा इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चन में ग्रोथ जोड़ता नहीं है, क्योंकि बेटा मे भी अब ये मान लेते हैं कि भाई दोनों में कौन सी ग्रोथ ले, ये
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस हो रहा है, तो अपन ग्रोथ यहाँ लेते नहीं है। बट मेरे हिसाब से यहाँ ग्रोथ भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का 125 था, तो अगले ईयर का तो बेटा ज्यादा होना चाहिए। लास्ट ईयर का 125 है, तो अगले ईयर का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ग्रो तो होगा। बट चलो कोई बात नहीं। तो हमारा के कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय प्राइस तो बेटा 1570 है, प्लस 0.06, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। 50 1570 प्लस 0.06 आपके पास आता है बेटा 9.18% अप्रोक्सीमेटली। सो दिस बिकम्स योर अप्रोक्स नंबर जो आपके पास निकल कर आता है। पहले इतना फंडा भी क्लियर। चल, ये भी हमारा काम खत्म हो गया। आते हैं बेटा आगे। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्या कह रहा है वर्किंग कैपिटल, आइए देखते हैं। कंपनी अ फर्म हैज अ टोटल सेल्स ऑफ 200 लाख ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट। तो हमारा क्रेडिट सेल्स बेटा कितना हो गया, 160 लाख हो गया। ऑफरिंग टर्म्स ऑफ 240 नेट 120 ऑफ द टोटल 50% अवेल ऑफ डिस्काउंट एंड द बैलेंस पे इन 120 डेज। तो बेटा यहां से अब हम अपना ACP निकाल सकते हैं। 50% ऑफ द कस्टमर अवेल डिस्काउंट, तो वो 40 दिन में देंगे। बैलेंस जो बच गए वो कितने डेज में बेटा, वो 120 डेज में। तो आपके पास आता है 40 इंटू 0.5 120, और रुको 40 इंटू 0.5 120 इंटू 0.5, कुल मिलाकर बेटा आपका ACP आ गया 80 डेज के बराबर का। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे डेटर्स बेटा कितने आ जाएंगे, 160 लाख है, 80 है, और हम 360 ले लेते हैं। वैसे भी यहाँ बोला भी है, वरना 360 ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 35 55 5 5 6 के हमारे क्या बन गए हैं, हमारे डेटर्स बन गए। आगे आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट बेड डेट लॉसेस 1.5%। तो हमारे बेड डेट्स बेटा कितने हो जाएंगे, तो भैया बेड डेट्स हो जाएंगे हमारे पास हमारी सेल्स का, दैट वुड बिकम कितना, तो बेड डेट्स हमारे पास यहां से कैलकुलेट होके निकल जाएंगे, विच इज हमारे कितने हैं 1.5% है। तो 160 लाख का 1.5% आप कर लेंगे। तो 160 का 1.5 करेंगे बेटा 2,40,000 के बेड डेट्स। 240 एडमिनिस्ट्रेटर सेल्स, ये एडमिन खर्चे हो गए। These are avoidable as the factor is prepared to buy the firm's receivable। 2% कमीशन है, एडवांस देगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ 18, 10% रिजर्व है। तो बेटा अपन कैलकुलेशन अब कर सकते हैं सीधी सीधी। आइए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है बहुत ज्यादा, तो अपन इसको यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। टोटल सेल्स बेटा हमारे पास है, क्रेडिट सेल्स आपका 80% है, ये हमारे 80 डेज हो गए, डेटर्स हमने निकाल लिए। फैक्टर 2% का कमीशन लेगा, 10% का रिजर्व बनाएगा। तो ये दोनों माइनस करने के बाद अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आ गया। अब इस पर 18% का इंटरेस्ट लेगा 80 दिन का, जब तक वो रिकवर नहीं होता, ये इंटरेस्ट आ गया। तो आपको इतना पैसा मिलेगा। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब हम पूरे साल का इवैल्यूएशन करेंगे। तो आपका कमीशन है 71,111, ये 80 डेज का है, तो ये पूरे साल का, इंटरेस्ट 80 डेज का है, पूरे साल का टोटल बेटा खर्चा होता है इतना। इसके बदले हमारे 240 ये वाले 240 ये वाले बेटा 4,80,000 सेव होते हैं। तो नेट हमारे को पड़ता है 4,03,200 रुपए। अब परसेंटेज निकालनी है, तो 4,03,200 बदले में मिलेगा 30। अब आप बेटा 30 भी ले सकते हो, 31, अपन ने बोला था दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 30 ले लेते हैं, 13.42 आता है। और यहां पर वैसे बता दिया 31.21 लेते हैं, तो आपका 12.8। पहला पार्ट यही है, डिटरमिन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफ बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल अवेलेबल एट 12%, शुड द फर्म अवेल फैक्टरिंग सर्विसेज। क्या हमारी फर्म को फैक्टरिंग सर्विसेज लेना चाहिए? बेटा देखिए, आप बताइए, हमारी कॉस्ट 12.89 और 13 आ रही है, दोनों केस में 12 से ज्यादा है, तो हम तो बेटा लोवेस्ट कॉस्ट पर जाना पसंद करेंगे। इसका मतलब हमें फैक्टरिंग नहीं लेनी चाहिए, यही होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल एट 12, फर्म विल नॉट अवेल फैक्टरिंग, क्योंकि बेटा यहां पर नुकसान है। सॉल्व। आते हैं थ्योरी वाले पार्ट पर। सबसे पहला कहता है कंटेम्पलेट द लिस्ट ऑफ फीचर्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ विद द मोस्ट रेलिवेंट सोर्स ऑफ फंड। देखिए एक बड़ा नया टाइप का आंसर दिया। अब आपसे पूछ रहा बताओ जी ये कौन से के फीचर्स लग रहे हैं, कौन सा अमाउंट या कौन से सोर्स ऑफ कैपिटल का पार्ट बनता है।
मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, तो सबसे एक्सपेंसिव आपके पास इज ऑलवेज इक्विटी। entails a high degree of risk since they have to be repaid as per the terms of agreement। तो आप इसको डेट बोल सकते हो, आप डिबेंचर बोल सकते हो, बॉन्ड बोल सकते हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सपोर्ट्स बिजनेस इन देयर रूटीन एक्टिविटीज, भैया जो बिजनेस रूटीन में काम करता है, तो आप इसको वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो जो रूटीन एक्टिविटीज में है, या जनरली वर्किंग कैपिटल हम बैंक से लेते हैं तो आप फंड फ्रॉम बैंक बोल सकते हो। बिजनेस एंटरप्राइज हैज ऑप्शंस टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, तो ये इंटरनेशनल फंडिंग का बेटा पॉइंट आता है। हम जो आपके साथ अलग अलग सोर्स पढ़ते हैं, एडीआर, जीडीआर सब, और उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड सो ऑन। दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस समटाइम्स इज द लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप विच डज नॉट क्वालिफाई फॉर बैंक। भैया देखो, बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, आप स्टार्टअप हो और कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, तो कौन आएगा ऊपर से? कौन आएगा? एंजल। एंजल जी आएंगे और आपके पास सारा पैसा दे जाएंगे विद हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। गॉट इट? तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था आपकी बार क्वेश्चन, इसलिए करा। ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट टू कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑन द लाइट, हाउ शो द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बतानी है बेटा। ABC Limited is a company experiencing rapid sales growth. To meet the increased demand, company has started maintaining higher inventory level, offering more generous terms to customers। भाई अपना स्टॉक बढ़ा लिया है, कस्टमर्स का क्या कर लिया है बेटा? उधार बढ़ा लिया है। However, its cash reserves are depleting, facing difficulty in paying suppliers। तो मतलब ये बेटा नेगेटिव, मतलब समझ रहे हो, वर्किंग कैपिटल का पार्ट आ गया यार, रेशो का एनालिसिस आ गया जो हम सीखते हैं। जो मैं आपको टेक्निकली रेशोज में सारी बातें बताता हूँ वही यहाँ हो रही हैं। As a financial, apply your understanding on the scope of working capital management to trade off this balance। तो भैया आपको चारों के बारे में इनके फायदे और नुकसान लिखने और ये बताना है कि इसको ट्रेड ऑफ कैसे करें, कि भाई इस नुकसान को, इन्वेंट्री को कैसे खत्म कर सकते हैं, रिसीवेबल्स को, एडवांस पेबल्स को, कैश को। तो ये एक जनरल थ्योरी है, आप रीड करेंगे आपको हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल इन द सेशंस। ठीक है बेटा, चलो। तो यहां पर आकर वी आर डन विद अवर, सबसे पहले तो हमारा कौन सा? एफएम का पार्ट। अब हम चलते हैं बेटा हमारे एसएम के पार्ट पर, विच आई ऑलवेज से इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। अगर हम देखें तो, है ना भाई, एसएम बहुत स्कोरिंग है। अगर आप ध्यान से बस करो, ध्यान से करो, बस स्कोरिंग है और कुछ भी नहीं है, है ना। थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं याद करने में पॉइंट्स को, बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए, सबसे पहले कहता है, इन द सेरेने सिटी ऑफ पुणे, रॉयल पेन स्टूड एज अ डिस्टिंग्विश्ड कंपनी विद अ रिच हेरिटेज स्पेनिंग अ सेंचुरी। Specializing in crafting luxurious writing instrument, Royal Pens has long been known for its elegance and precision, valued by collectors enthusiasts across the nation. However, as the world progressed into the digital era, Royal Pens encountered tsunami of challenges. Emerging substitutes quickly adapted to technological advancements, offering innovative writing solutions that apply to a younger demographic. Despite its esteemed legacy, faced sluggish growth as it struggled to adapt to the evolving landscape of the writing industry। तो अभी कंपनी के पास चैलेंजेस आ रहे हैं, वो पुराने मोड पर चल रही है भैया, बट इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ रहा है। In an effort to stand out, Pence strategized and ambitious endeavor, experimented with new material, introducing limited edition design। अब बताइए, लिमिटेड एडिशन डिजाइन लाए हैं, तो मतलब ये आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन ला रहे हो बाकियों से। भैया मेरा लिमिटेड एडिशन है, कंपनियां करती हैं लिमिटेड एडिशन गाड़ियां लेकर आती हैं। एंड एवन forayed into digital pen technology, including a Bluetooth stylus for tablets, a move intended to attract tech-savvy users. Least expected, these initiatives failed to resonate with the modern consumer. Their attempt to innovate were perceived as outdated or disconnected from actual user need, and their once unquestionable reputation began to downgrade। भाई कंपनी ने ये करा, बट उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन और खराब हो गई, क्योंकि कस्टमर उसको अच्छे से परसीव नहीं कर रहा है। As Royal Pen struggled with reducing sales, increasing competition, internal challenge started building up. Top executive, including the CEO, CFO, and the marketing end, accustomed to success, found themselves in a tough position to justify their acumen in the face of shifting dynamics. Disagreement over strategic decision led to wave of departure, leaving a leadership vacuum at the top. Amid the turmoil, one aspect of Pence remains strong: its unique company culture.
Despite the challenges, middle managers and employees remained deeply dedicated to the company's tradition and values. Compassion, ये क्या है? हाँ, compassionate leadership at the functional level ensured a sense of unity, resilience, keeping the spirit during uncertainty. Yet the company's troubles were far from over. Pence faced legal battles from a rival competitor alleging patent infringement. लो जी, एक और बम फट गया है. Ensuing legal proceeding drained resources and further depleted the company's financing, worsening as an already helpless situation. तो देख रहे हो, समस्याएं सारी एक साथ टपक गई हैं. आगे, अल्टीमेटली, अरे भैया रुक जा. Ultimately, company faced a tough choice. With no clear path to recovery, company made the painful decisions to significantly scale down operation. 70% discontinued and assets and equipment were sold to generate much needed fund. Though difficult, this decision allowed to redirect toward niche opportunity, preserving its legacy in a rapidly changing market. तो देखिए बेटा, यहां पर कंपनी ने काफी सारे फैसले लिए, जो कुछ अच्छे निकले, कुछ बुरे निकले. अब इसके बेस पर हमें तो अपने आंसर देखने हैं. Royal Pence's century-old brand began losing relevance as the market embraced modern digital writing tools. What external environmental factor caused the greatest disruption to Pence's business model, requiring a strategic shift that the company struggled to make? तो बताइए, क्या ये पॉलिटिकल था, राइजिंग इन्फ्लेशन था, लीगल था, टेक्नोलॉजिकल था? तो बेटा दिस वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अब लोग थोड़े स्टाइलस, ब्लूटूथ ये सब पे चले गए ट्रेडिशनल पेन्स की जगह. आगे, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर ड्यू टू एमर्जिंग कॉम्पिटिटर, कंपनी रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग ब्लूटूथ स्टाइलस लिमिटेड एडिशन पेन्स. These actions were not pre-planned innovation but response to market shift. बताइए बेटा, खुद ही आंसर आ रहा है. कौन सी स्ट्रेटेजी है? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है. भाई इन्होंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा था, ये तो मार्केट का रिएक्शन आया, इन्होंने कर दिया. ऑल्दो वो उनके लिए काफी भारी पड़ा, जो हमने देखा अभी. टू रीगेन मार्केट शेयर, कंपनी लॉन्च्ड लिमिटेड एडिशन डिजाइन एंड अ स्टाइलिश टारगेटिंग यंगर टेक ड्रिवन कस्टमर. स्ट्रेटेजिक चॉइस रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी? बताओ बेटा, ये कौन से बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है? क्या ये कॉस्ट लीडरशिप है? मिनिमम था ना. मार्केट डेवलपमेंट है ना. उसके बाद डिफरेंट, क्या नई मार्केट है, सेम प्रोडक्ट? नो, प्रोडक्ट ही बदल गया. डिफरेंशिएशन, रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट तो नहीं है, तो बेटा एक ही बच गया. डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन से हम डिफरेंशिएशन कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऑड वन आउट वाली कैटेगरी से भी देख सकते हैं. Despite facing legal dispute and financial decline, Royal Pence workforce remained resilient and united. Which aspect of the company played the most vital role in maintaining employee morale and commitment? बेटा ये बताया भी था, स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर. ये सेम वर्ड ऊपर भी था, मैं दिखा देता हूं. यहां पर बोला था, ये रहा, देखो बेटा, यूनिक कंपनी कल्चर. ये पहले से बता दिया था, ये हमने पहले ही ध्यान दे दिया था. आगे कहता है, कंपनी बिलीव दैट इट्स सेंचुरी ओल्ड रेपुटेशन अलोन वुड कंटिन्यू टू अपील टू मॉडर्न कस्टमर. दिस assumption formed the basis of its strategies which ultimately failed as market dynamic shifted. Which type of strategic control was lacking leading to challenge this? तो बेटा इन्होंने अपना जो प्रीमाइस था, जो एजम्पशन था, वो गलत बनाया था. तो यहां पर ये गड़बड़ था. इन्होंने इस एजम्पशंस को वेरीफाई नहीं करा, जिस वजह से इनको हो गया भारी नुकसान. ओके, अब नॉर्मल एमसीक्यू आ गया बेटा, केस सिनेरियो खत्म. अब बेवरेज कंपनीज मार्केटिंग टीम लॉन्चेस अ कैंपेन टू बूस्ट सोशल मीडिया एंगेजमेंट. प्रोडक्शन यूनिट एनहांसेस एफिशिएंसी टू कट कॉस्ट एंड एचआर डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. These departmental initiatives are aligned with the overall growth goals. What type of strategy does this effort present? क्या ये प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है? बेटा देखिए, ना तो ये प्रोएक्टिव है ना ये रिएक्टिव है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल बेसिस पर हो रही है. अगर आप देखेंगे, ये तो मार्केटिंग टीम ने अपना करा, प्रोडक्शन यूनिट अपना कर रही है, फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव हो रहे हैं. तो ये कंपनी वाइड नहीं है, तो इन दोनों में नहीं आएगी. कहना से ये फंक्शनल लेवल पर हो रही है. हर फंक्शन अपने अपने लिए बेस्ट प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है. हर फंक्शन अपने लिए बेस्ट प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है. A startup evaluates its strategic position by identifying its unique technology as a strength, high competition as a threat,
अनटेप्ड मार्केट सेक्शन अपॉर्चुनिटी, एफिशिएंसीज एज अ वीकनेस। तो शॉर्ट लगा रहा है बेटा, पता ही चल रहा है। प्लान्स टू यूज दिस इनसाइट टू रिफाइन दिस विच स्ट्रेटेजिक टूल। बेटा सोचने की बात ही नहीं है, बेसिक सा सवाल है। A health conscious community group strongly advocates for more organic option in local eateries and show great interest in influencing food choices। कह रहे जी हमारी सोसाइटी में, हमारी जहां पर शॉप है उसके आसपास एक कोई ग्रुप है, कम्युनिटी, जो कि चाहता है कि भैया ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट ज्यादा हो, ऑर्गेनिक ऑप्शन ज्यादा हो, और उनका बहुत इंटरेस्ट है और वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं लोगों को। आगे क्या कहता है? However, a small local cafe whose loyal customer base prefers traditional food remain unaffected by the group efforts। इसके बेटा कस्टमर कौन है? जो कस्टमर है वो ट्रेडिशनल मांगते हैं, उनको ऑर्गेनिक नहीं चाहिए। तो यानी कि इसके कस्टमर को तो कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। टर्म ऑफ मेंडलोस मैट्रिक्स, हाउ शुड द स्टेक होल्डर ग्रुप बी क्लासिफाई? कैसे क्लासिफाई करें? देखिए बेटा, पहले तो इसके कस्टमर्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इसके बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी पावर तो मिनिमम है, पावर लो है, इसकी ज्यादा नहीं है। ये ग्रुप इसके बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसके अपने लॉयल कस्टमर्स हैं, तो पावर तो इसकी मिनिमम है। अब देखो मेरे हिसाब से तो इनका इंटरेस्ट भी क्या होगा? मिनिमम। ऑल्दो आप ये कह सकते हो, यहां पर लिखा है ग्रेट इंटरेस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग फूड चॉइसेस, तो आप यहां पे कह सकते हो हाई इंटरेस्ट है, बट देखो इंटरेस्ट तब होता है जब बिजनेस चलाना हो। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लो इंटरेस्ट लो पावर वाला। भाई पावर भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है, क्योंकि हमारे से कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट ने शायद इसका आंसर शायद ये दिया हुआ हाई इंटरेस्ट लो पावर, तो कुछ भी आप मार्क कर लीजिए, मैंने तो आपको दोनों के लॉजिक दे दिए। मैं फिलहाल ये वाला मार्क करूं, बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर बेटा ये वाला रहेगा, ठीक है। चलो आगे। A mobile phone company already has a strong customer base in its home country. To grow further, it focuses on increasing sales of its existing phone by offering promotional discount, ramping up advertising, partnering with more retailer for better distribution. Which growth strategy? बेटा बताइए, क्या हम कोई नया प्रोडक्ट बेच रहे हैं? ना। क्या हम कोई नई मार्केट में जा रहे हैं? ना। नया बिजनेस कर रहे हैं? ना। तो सेम प्रोडक्ट सेम सब कुछ कस्टमर को हम ज्यादा पिच करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो इट्स अ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। आपके पास ये मार्केट पेनिट्रेशन आता है। A well-established clothing brand is experiencing a decline in sales and market share due to consumer preferences and rising competition. Response: the company restructures its operation, cuts costs, revamps its product line, enhances marketing, and focuses on boosting employee and operational efficiencies. What type of strategy company implementing? तो बेटा ये कंपनी क्या लगा रही है? डिवेस्टमेंट लगा रही है, मार्केट पेनिट्रेशन, कॉस्ट लीडरशिप, टर्न अराउंड। देखिए पेनिट्रेशन तो नहीं है क्योंकि यहां पर बेटा सब कुछ ही बदलाव आ रहा है, कॉस्ट लीडरशिप नहीं है, डिवेस्टमेंट में हम बेचते हैं, यहां वो भी नहीं हो रहा, तो इट इज ट्राइंग फॉर अ टर्न अराउंड। अपनी कंपनी को बेटा वापस से भौचक्के से एकदम 360 डिग्री पलट देने का ब्रो। हमने कहा ओके ब्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। Virion Foods started as a small dairy business but is still thriving after 25 years even as many competitors shut down or merged। कह रहा भैया अपना बिजनेस टकाटक चलने का, हमने कहा ओके 25 साल की लीगेसी हो गई है, बाकी आए गए सब मर्ज हो गए, कोई नहीं। Its leadership holds regular planning retreats, studies changing consumer habits and adopts its operation every few years। मतलब भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली इन्वेस्टेड इन अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बिफोर मार्केट डिमांड स्ट्राइक। भाई पहले से एडवांस में प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी भी कर रहे हैं। What advantage is their strategic intelligence offering them? तो भैया स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के आपको एडवांटेजेस बताने हैं सबसे पहले। तो बताइए स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस से आपको क्या मिलती है? बेटा बिजनेस में आपको कॉम्पिटिटर पे एज और लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, यही मेन चीजें मिलती हैं। आपको कॉम्पिटिटर पर एज और लॉन्गेटिविटी मिल जाती है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वो दिख भी रहा है। फिर कहता है व्हाट आर अदर बेनिफिट्स ऑफ द एसएम, तो जनरल आपको बेनिफिट्स ऑफ एसएम बतानी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। आगे कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का कोई स्कोप है नहीं मेरे पास। न्यू वंता हेल्थ केयर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट targeted at urban consumer in tier 2 Indian cities.
The product team analyzed local population data, age group, income level, lifestyle pattern, health concern before finalizing the formulation and pricing. They are also reviewing how changes in policy and tech adoption may affect the rollout. What kind of external factor has the company considered for pricing the product? भाई कौन कौन से फैक्टर्स को अपन यहां पर कंसीडर करेंगे? ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर कैटेगरीज ऑफ सच एक्सटर्नल दैट इन्फ्लुएंसेस. तो बेटा एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? आपके पेस्टल वाले पॉइंट आ जाएंगे. तो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, बेटा यही वाले सारे पॉइंट आपके पास आएंगे. तो यही आपको लिखनी है. नेक्स्ट, वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ टू प्राइमरी एंड सपोर्ट. माइकल पॉटर भैया कहते हैं बोथ द एक्टिविटीज आर इंटरवाइन. क्या दोनों जुड़ी हुई हैं? यस. डू यू एग्री? यस. भैया बताओ जी कौन कौन से सारे ग्रुप होते हैं? ठीक है, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा आपका. Soltex Green Energy is rolling out a major wind project in a coastal town. ओके सर, ये भी समझ में आता है. भैया कहीं पे कुछ करने जा रहे हैं, मेजर विंड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या अभी सोच रहे हैं. Local business coalition with strong political ties and deep interest in the project has started influencing policy discussions. कह रहे भाई देखो, एक ना वहां का लोकल बिजनेस ग्रुप है जिसके पॉलिटिकल टाइज बड़े स्ट्रांग है और डीप इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में. कहता है उसने हमारे पॉलिसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करना शुरू कर दिया है. तो मतलब हाई पावर वाला कैटेगरी आ गया भैया, हमारे डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. पॉलिटिकल टाइज है, सब कुछ है. तो भैया क्या हो गया? हाई इंटरेस्ट तो है और हाई पावर भी है. दोनों चीजें हैं क्योंकि ये हमारे इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डीप इंटरेस्टेड है. प्रोजेक्ट में डीप इंटरेस्ट है मतलब दे आर लिंक टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. दूसरा बेटा पॉलिटिकल टाइज है, डिस्कशन में इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो मतलब इनके पास पावर भी है, हाई पावर भी है. कंपनीज स्ट्रेटेजी टीम क्लोजली एंगेजिंग विद देम व्हाइल मैनेजिंग अदर स्टेक होल्डर डिफरेंटली. What might be the reason prioritizing this? Identify, briefly explain 4 category of the Mendelov या shareholder matrix. तो बेटा ये हाई पावर वाले हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में बेटा आपके पास आ जाएंगे. सो दे विल बी कंसीडर्ड एज अ हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट. तो बाकी के 4 आपको टोटल एक्सप्लेन करने हैं बट ये वाले इस कैटेगरी में आ जाएंगे. शॉर्ट नोट ऑन द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर्स, उसके बाद बेटा प्रोडक्ट एंड सर्विस और हमारे चैनल्स. तो अपने को ये डिफाइन करनी है. गॉट इट? ओके. आते हैं अगला. Zion Beverages, known for its fruit juices, recently acquired a nationwide cold storage logistic company to control the quality and speed of its product delivery. Earlier, it had set up its own fruit processing unit to reduce dependence on third-party suppliers. Company believes this strategy strengthen its supply chain and market control. लो जी बेटा किसको एक्वायर कर रही है? कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स, आगे वाला, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से आगे वाला. तो बेटा ये क्या हो गया? फॉरवर्ड वाला, यानी कि हमारी वर्टिकल स्ट्रक्चर में फॉरवर्ड वाला पॉइंट बन गया. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक मूव मेकिंग थ्रू दीज एक्विजिशन? तो बेटा फॉरवर्ड या वर्टिकल इंटीग्रेशन. हाउ डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्ग्लोमरेट? तो भाई हॉरिजॉन्टल में सेम होता है, कॉन्ग्लोमरेट में अनरिलेटेड. तो बेटा आप इसको अब कर सकते हो, यही बातें लिखनी है. नेक्स्ट है देयर आर सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट दैट अ टर्न अराउंड इज नीडेड. बताइए जी टर्न अराउंड नीड के आपके पॉइंटर्स आ गए. Miraco Appliance recently automated assembly line to produce kitchen gadgets faster and at a lower cost, improving operational efficiency. However, customer feedback shows that the new products don't meet market needs, leading to declining sales. Okay, this has sparked an internal debate or balancing efficiency, doing things right with effectiveness, doing the right things. How should this company? बेटा ये मॉड्यूल का सीधा सीधा आपके पास आंसर है. मॉड्यूल का सीधा सीधा डेटा है, आपको वही यहाँ पर लिखना है. तो मॉड्यूल का बेसिक एग्जांपल है जो आपके पास यहाँ पर है, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस का पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के आपके स्टेप्स बताने हैं. स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में बेटा हमारे पास जितने प्रोसेस थे, पहले बजट बनाए, उसके बाद स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब आपने ऑलरेडी करा. ठीक है. तो लीजिए, तो दोस्तों यहां पर आकर डिग 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 है ना, हमने आपके साथ ये पूरा का पूरा आरटीपी कर लिया कंप्लीट.
उम्मीद करता हूं अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि आपके लिए आने वाला है उत्कर्ष बैच, जिसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ नया बात है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मेरी तरफ से सब बच्चा लोगों को नमस्कार, ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आएगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय गाइस।